हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का 11th चैप्टर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स स्प्रेड्स का थर्ड पार्ट देखेंगे। तो इससे पहले का जो पार्ट है हमने देखा था कि डेमोक्रेसी क्या होता है, कैसे जो है डेमोक्रेसी एक साउथ अफ्रीकन कंट्री लिबिया में कैसे जो है डेमोक्रेसी स्थापित हुई, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने इसके पहले के जो दो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने देख लिया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम म्यांमार के बारे में जानेंगे कि कैसे जो है म्यांमार जो हमारा एक पड़ोसी देश भी है, वहाँ कैसे जो है उन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया। वैसे तो म्यांमार और इंडिया को लगभग आगे पीछे ही इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश रूल से, लेकिन जैसे हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गया था वैसे म्यांमार में सिचुएशंस नहीं थे। तो उसके बारे में हमको जानना है कि क्या सिचुएशंस थे, क्या सिचुएशंस नहीं थे, कैसे एक लेडी लीडर ने ये सारी चीज़ों को चेंज किया, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको जानना है। तो लाइक इंडिया, म्यांमार टू वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो जैसे कि इंडिया था ब्रिटिशर्स के अधीन में, वैसे म्यांमार भी था, एक कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी। द कंट्री इज प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इट एंड इज रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज लाइक teak, minerals like tin, semi-precious stones like sapphire and ruby। तो छोटी कंट्री है, हमारी कंट्री से काफ़ी छोटी है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा भी कहा जाता था। तो ये जो कंट्री है ये प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर थी। प्रोमिनेंट मतलब मुख्य प्रोड्यूसर थी, प्रोड्यूसर मतलब उत्पाद करने वाली। तो उत्पाद क्या चीज़ का अच्छा उत्पाद करते थे ये? राइस का। उसके बाद फॉरेस्ट रिसोर्सेज जैसे कि टीक हो गया, मिनरल्स जैसे कि टिन हो गया, और सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे सफायर और रूबी हो गया। तो सफायर नीले कलर का पत्थर होता है, रूबी पिंक कलर का पत्थर होता है। इट गेट इन its independence 5 months after India. It became a parliamentary democracy with 2 legislative assembly just like India. It seemed like Myanmar would emerge as a democratic nation just as India did, but the country did not have strong political parties, national leaders, or political conscious society that could steer it along the democratic path. तो देखिए, जैसे इंडिया के 5 महीने बाद ही जो है म्यांमार को फ्रीडम मिल गया था ब्रिटिश रूल से, लेकिन इनके पास कोई मतलब स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई अच्छा लीडर नहीं था जो कि ये डेमोक्रेसी के पाथ में जो कंट्री है उसको आगे ले जा सके। तो क्या हुआ, ये फेल हो गई जो डेमोक्रेसी का जो पाथ है वहाँ पे जाने के लिए। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसे कि हमारी कंट्री में हुआ, इंडिया में सेम टू सेम वैसे ही हुआ, 2 लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, जैसा इंडिया के साथ था वैसे, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज होने के कारण फेल हो गया वहाँ पे। अब डेमोक्रेसी कैसे आया म्यांमार में? तो एथनिक बर्मिश लीडर आंग सान led the movement for independence, and Myanmar gained independence on January 4, 1948, even though Aung San was assassinated 6 months earlier। तो एक बर्मिश लीडर थी आंग सान, ठीक है, इन्होंने एक मूवमेंट लेके आया जिससे इंडिपेंडेंस मिल सके। तो म्यांमार को इंडिपेंडेंस कब मिला, हमारी कंट्री को कब मिला है? 15 अगस्त 1947 को, और यहाँ पे इनको कब मिला? जनवरी 4, 1948। तो जैसे उनको इसमें जो प्रोमिनेंट लीडर कौन थी? आंग सान, ठीक है, आंग सान। अब इनको क्या है, 6 मंथ्स पहले जो इनको इंडिपेंडेंस मिला उसके 6 मंथ्स पहले इनको क्या कर दिया? एसेनेट मतलब फांसी दे दी गई थी। प्रायर टू द इंडिपेंडेंस द लीडर ऑफ द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स ऑफ बर्मा हैड रीच्ड एन एग्रीमेंट टू गारंटी द राइट्स ऑफ देयर ट्राइब्स एंड ऑल्सो इंक्लूड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन द डेमोक्रेटिक processes. The agreement allowed the country to function as a democracy in initial few years. अब इंडिपेंडेंस से पहले ये डिसाइड कर लिया था लीडर्स जो डिफरेंट ग्रुप्स के थे, जो एथनिक ग्रुप थी, एथनिक मतलब वहाँ के प्रायर रहने वाले जो बर्मिश लोग हैं, तो वहाँ उनका जो ग्रुप था कि उन्होंने ये किया था कि जो राइट्स हैं ट्राइब्स को दिया जाएगा, और उसके साथ साथ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आगे लाया जाएगा। लेकिन ये एग्रीमेंट जो है ये कुछ सालों तक ही चला। तो many political parties in the election conducted in 1951, 56, 60 टू एलेक्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो बहुत सारे इलेक्शंस भी हुए 51, 56 और 60 में, जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इलेक्ट किया गया।
अब उसके बाद मिलिट्री रूल आ गया म्यांमार में, तो उसके बारे में हमको देखना है। तो म्यांमार फेस्ड मेनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्राइबल राइट्स। द कंट्री रिक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर टू एड्रेस एंड रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट इट डिड नॉट हैव सच स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो म्यांमार को बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो रहे थे इंडिपेंडेंस आने के बाद। क्यों? क्योंकि ट्राइबल राइट्स जो है उसको लेके जो बहुत सारी असमंजस थी। तो कंट्री को क्या चाहिए था? एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर चाहिए था जो कि एड्रेस कर सके और रिसॉल्व कर सके ये जो ट्राइबल राइट्स की जो प्रॉब्लम है उसको। लेकिन उनके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो ट्राइबल राइट्स के लिए जो है कुछ इसका solution निकाल सके। The army took control of many tribal regions and established its rule. Many tribes took up arms to oppose the military takeover. अब देखिए कोई ट्राइब्स का कोई राइट्स वगैरह का जो है ये इशू आया, उसके बाद जो है मिलिट्री ने क्या किया, जो भी ट्राइबल रीजन्स है उसको अपने कंट्रोल में रख लिया, वहाँ पे अपना रूल एस्टेब्लिश कर दिया। और बहुत सारे जो ट्राइब्स है ये जो हुआ उसके कारण बहुत सारे जो ट्राइब्स है उन्होंने क्या कर लिया, आर्म्स उठा लिए, मतलब हथियार उठा लिया और जो मिलिट्री टेक ओवर है उसको अपोज करने लगे। द आर्मी बिगैन सप्रेसिंग द रिबल्स। आर्मी चीफ जनरल Ini Win overthrew the duly elected government in 1962 and took over control of the country. तो आर्मी जो है वो जो भी रिबल कर रहा था, जो भी अपोज कर रहा था, उनको सप्रेस करने की कोशिश, उनको हटाने की कोशिश कर रही थी, रोकने की कोशिश कर रही थी। और इसी समय आर्मी चीफ जनरल नी विंग, तो इन्होंने क्या किया, जो ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी 1962 में उसको हटा दिया और अपनी अथॉरिटी वहाँ पे बना ली। He tried to nationalize the industrial and mineral resources sector and also declare free universal education, free medical facilities for all citizens. अब भाई अपना राज्य बना लिया। उसके बाद उन्होंने क्या कोशिश किया कि जो भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, जो भी मिनरल रिसोर्सेस है उसको अपने अधीन में रखें और जो भी जो सिटीजन्स है उनको फैसिलिटीज़ भी दी जाए, जिसमें जो है फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन हो गया और मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई। तो बिटवीन 1962 से 1965 के बीच में बहुत सारे लॉ पास हुए टू कंट्रोल द पावरफुल लैंडलॉर्ड्स। तो लैंडलॉर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लॉज पास हुए। एंड करब मनी लेंडिंग एक्टिविटीज़, और जो मनी लेंडिंग एक्टिविटीज़ को ख़त्म किया जाए, जो उधार लेने की जो प्रक्रिया है वो सब पे लगाम लाई जाए। द लॉ सॉट टू प्रोटेक्ट द लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ स्मॉल पीसेंट्स एज वेल एज इंटरेस्ट ऑफ शेयर क्रॉपर्स। अब ये जो लॉ था ये क्यों बनाया गया था? ताकि जो लैंड है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो छोटे छोटे पीसेंट्स हैं, जो किसान हैं, उनके पास ज़मीन हो, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ जो अपना जो भी मतलब वो उनको उपज हो रही है वो उसको सिर्फ शेयर करते जा रहे थे। तो किसानों की स्थिति ठीक करने के लिए उन्हें बहुत सारे रूल्स बनवाए। तो मिलिट्री रूलर्स ट्राई टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल बाय शोइंग देम दैट दे वे वर्किंग फॉर देयर वेलफेयर। अब जो मिलिट्री रूलर्स है वो क्या चाह रहे थे कि वो लोगों का कॉन्फिडेंस जीते, उनको ये लगे कि हाँ वो उनके भलाई के लिए काम कर रहे हैं। They nationalized all industries and mines. They bought all natural resources under army control. तो उन्होंने नेशनलाइज कर दिया जितनी इंडस्ट्रीज थे, जितनी माइंस थी, और सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज को आर्मी के कंट्रोल में ले आए। बट अनलाइक लिबिया where the army rule led to the welfare of the country, Myanmar saw no progress and the country became increasingly economically improvised. तो जैसे कि हमने लिबिया के केस में देखा था, जहाँ पे आर्मी रूल, जो आरसीसी का रूल था, उसके बावजूद भी क्या थी, कंट्री फल फूल रही थी, एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था कंट्री में। लेकिन म्यांमार में ऐसी स्थिति कुछ भी नहीं थी। म्यांमार में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, कोई भी मतलब इकोनॉमिकली भी और क्या होती जा रही थी, वो गिरते जा रही थी, उनकी अर्थव्यवस्था गिरते जा रही थी। पॉवर्टी फेस द पीजेंट टू वर्क ऑन द फार्म एंड विच वेयर now run by the army. Their children also were forced into bondage by the army. अब भाई इतनी पॉवर्टी हो गई, इतनी गरीबी हो गई कि जो पीसेंट्स से किसान हैं उनको मतलब वो मजबूर हो गए कि वो आर्मी के जो खेत हैं वहाँ जाके काम करें, और उनके जो बच्चे हैं उनको भी फोर्स किया गया है कि वो वहाँ पे काम करें। There were many allegations of human right violation against the military administrators. People were evicted
evicted from their homes and forced to work as bonded labor. Child labor was also harshly exploited. तो बहुत ही बुरी स्थिति थी. जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो प्रॉपर राइट्स होते हैं, उनका पूरी तरीके से खंडन होते रहा. जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो बहुत ही क्रूर थे. वो लोगों को अपने घर से बेघर कर दिए. एविक्टेड फ्रॉम होम मतलब उनको अपने घर से बेघर कर देते थे और उनको फोर्स करते थे कि वो बंधुआ मजदूर की तरह काम करे. ज़्यादा वेज नहीं, कुछ नहीं. और जो बच्चे हैं उनको भी बहुत ही बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था, काम कराया जाता था. द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मिलिट्री रूल वाज मोस्ट